सुबह सुबह मोबाइल में रिंग बज रहा था। चिंटू भैया ने फोन किया था। मेरा दिल एक बार धक से कर गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर फोन उठाया और कहा, प्रणाम चिंटू भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अंजलि। तुम लोग कैसे हो? सुजीत कैसे हैं? और अपना पिंटू? सबकी का हाल चाल होने के बाद उन्होंने बिना किसी आरोप के कहा, अंजलि, अम्मा की बरसी है, प्लीज समय निकाल कर चले आना। अरे हाँ बिल्कुल भैया, मैं जरूर आऊंगी। सुजीत और पिंटू को लेकर ही आऊंगी। चिंटू भैया ने सब हाल चाल लेकर फोन रख दिया। अभी दिमाग स्थिर भी नहीं हुआ था कि आदित्य भैया ने फोन किया और कहा, अंजलि, अम्मा की बरसी है, आ रही हो ना? हाँ भैया, अभी चिंटू भैया का ने फोन किया था। मैं शाम को सुजीत आएंगे तो उनसे बात कर लेती हूँ। आना तो पक्का ही है। उन्होंने कहा, मैं फोन रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य भैया को चिंटू भैया का नाम लेना अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन उठ गई। एक उंगली जख्मी होता है तो पूरा हाथ को भी दर्द होता है। पता नहीं यह कैसा समय आ गया है। किस्से कहानी और फिल्मों में जो कहानियां चलती थी, अब वह मेरे मायके में हो रहा था। वही पुरानी कहानी, जायदाद का बंटवारा। अम्मा कहती थी, मेरे दो राम लखन। आज यह दोनों राम लखन एक छोटी सी जमीन को लेकर लड़ने मरने को तैयार थे। अम्मा इस दुनिया में नहीं थी। रहती भी तो क्या झगड़ा निपटा सकती थी? मेरी समझ में नहीं आता। पापा ने घर का बंटवारा दो हिस्सों में पहले ही कर दिया था। एक छोटा सा आंगन जिसमें फूलों के मौसम में पापा फूल लगाया करते थे और सर्दियों के मौसम में साग, धनिया, लहसुन आदि का उद्गम स्थल बन जाता था। ना जाने पापा के दिमाग में क्या आया होगा, उस छोटे से प्लॉट का बंटवारा किया ही नहीं। पापा ने क्या सोचा होगा, या तो वही जाने। चिंटू भैया से लेकर मेरी शादी, बच्चों की छठी जन्मदिन, यहाँ तक के माँ पापा के श्राद्ध का भी वह आंगन ही गवा रहा है। उस छोटे से जमीन को लेकर दोनों भाइयों के दिलों तक दरार पहुंच गई। अब सुजीत मेरे मायके में कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। वह न्यूट्रल ही रहा करते थे। इस समय भी वह मेरे साथ चलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने काम का बहाना बनाया और कहा, अंजलि, तुम्हें अकेले ही चले जाना चाहिए, मैं ड्राइवर को साथ लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने भी इतना ही जवाब दिया, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी वहां की आग सुजीत तक या उनके परिवार तक पहुंचे। अपने ख्यालों में खोए कब घर पहुंच गई, मुझे ख्याल ही नहीं आया। वही घर जिसे मैं अपना कहती थी, मायका, यही शब्द जिसका भरोसा एक वैवाहिता नारी सबसे ज्यादा समझ सकती है, आज पराया सा लग रहा था। घुसते ही माँ पापा की तस्वीर मुंह चिढ़ा रही थी। माँ की बरसी थी तो भाई भाभी और घर के सारे लोग पूजा पाठ में ही व्यस्त थे। मेरी तरफ ज्यादा ध्यान किसी का भी न था। मैं उसी आंगन में उतर कर चली गई जो आज युद्ध का मैदान बना हुआ था। वह पहुंचते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। अभी भी कोने में सहमे से बोला और सुरमई के फूल लगे हुए थे। उसी आंगन को गवाह बनाकर मैंने अपने हाथों में सुहाग चूड़ा पहनकर उस घर से विदाई ली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी चिंटू भैया की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद रात में जब सब लोग एक साथ बैठकर चिंटू भैया ने यह कहा, अंजलि, इस झगड़े की सारी जड़ यह आंगन ही है। हम दोनों भाइयों ने फैसला किया है कि अब पूरा घर ही हम बिल्डर को दे रहे हैं। वह यहाँ एक बड़ा सा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उससे लगे हुए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें से 3-3 फ्लैट हमें मिल जाएगा। सारी लड़ाई खत्म। आदित्य भैया ने भी इस बात की सहमति किया है और दोनों भाभी मुस्कुराते हुए मौन असहमति दे रही थी। मैंने क्या कहती, मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि लड़कियां तो मायके में पराया धन होती हैं। अब वह घर कहाँ रह गया
एक मायका था, पराया हो गया। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भैया, यह बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन मेरे अंदर की चुभन अब और ज्यादा गहरी हो गई थी। वहां से लौटते हुए मुझे लगा, अब कहाँ रह गया मायका, माँ पापा की यादें, अपने बचपन की यादें, सबको अपने जहन में समेट आई हूँ। सुजीत को नजर पड़ने से पहले ही मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।